बच्चों, आज हम हिंदी प्रश्न पत्र का मुख्य भाग लेखन खंड का पत्र लेखन इसके विषय में जानकारी एकत्रित करेंगे। पत्र लेखन जिसके अंक हैं 5 अंक, जिसे पाना कठिन नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं है कि 5 में से 5 अंक मिल जाएं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि पत्र लेखन के मुख्य अंगों के विषय में जानकारी एकत्रित करना, क्योंकि पत्र लेखन में कुछ प्रारूप के ऊपर अंक मिलते हैं, कुछ विषय वस्तु के ऊपर अंक मिलते हैं। यदि हम प्रारूप और विषय वस्तु दोनों को ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन करते हैं तो हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि पत्र लेखन क्या है। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है। हम पहले कितने लंबे लंबे पत्र लिख दिया करते थे, लेकिन आज इंटरनेट की सुविधा के कारण आज पत्रों की लंबाई में और पत्रों को लिखने में भी बहुत कमी आ गई है। किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हों, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। आत्मीय संबंध कब बनता है? जब पाठक जिसको पत्र लिख रहा है उस तक अपनी सभी भावनाएं प्रेषित करे। पत्र एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आत्मीय संबंध बनता है। पहले पत्र के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकता था, लेकिन आज 21वीं सदी में ऐसे बहुत से माध्यम हो गए हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे तक पहुंचने में सक्षम है। इसलिए पत्र लेखन की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी पत्र का अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। आइए जानें कि पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं। सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतना ही ग्राह्य होगा। ग्राह्य अर्थात समझने के लायक। पात्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने के लिए पाठक को शब्दकोश का सहारा न लेना पड़े, अर्थात डिक्शनरी का सहारा न लेना पड़े। दूसरा बिंदु है स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट हो जाना चाहिए, अपने आप ही स्पष्ट हो जाए, दूसरे तक हम जो बात पहुंचाना चाहते हैं वह समझ जाए। तीसरा बिंदु है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना उठे कि ये पत्र क्यों लिखा गया, पत्र लिखने के पीछे कारण क्या है। पत्र अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। चौथा बिंदु है संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। गागर में सागर अर्थात कम में अधिक भावनाओं को प्रेषित करने की कला। कम शब्दों का प्रयोग और सारी संपूर्ण भावनाओं को प्रेषित करना। पांचवा बिंदु है मौलिकता। पत्र में
पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में मौलिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पुस्तक से निकालकर शब्दों का चयन करके पत्र को नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि स्वयं अपनी भाषा, अपने विचारों को उसमें प्रेषित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए कि वह पत्र किस कारण से लिख रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वो किस बात को सामने वाले तक पहुंचाना चाहता है। इस बात पर उसे पूरी तरह से यकीन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध आपके किन लोगों के साथ होते हैं? जिनके साथ आप पारिवारिक संबंध रखते हैं, अर्थात आपके चाचा जी, मामा जी, भाई बहन, मित्र, ये सब आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं। उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातें आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र जिनमें आप अपनी बात को पूर्ण रूप से, अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं, इन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र लिखने के तरीके। और ये अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं? ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र पहले हमने पढ़ा, अनौपचारिक पत्र, अब हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अब व्यक्तिगत संबंध तो है नहीं, आपको उन व्यक्तियों तक वही बात पहुंचानी है जो आपको स्पष्ट शब्दों में कहनी होती है, अर्थात तथ्य। तथ्य का अर्थ होता है सत्यता। सूचनाएं, जो सूचना आप उन तक पहुंचाना चाहते हो, वही औपचारिक पत्रों में लिखी जाती है। अब आता है अनौपचारिक पत्र के अंग। अनौपचारिक पत्र के अंगों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं तो इन अंगों को अपने ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। पत्र लेखन का पता, जैसे परीक्षा भवन, क ख ग नगर। इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहीं पर बच्चे सबसे अधिक गलतियां करते हैं। परीक्षा भवन, क ख ग नगर। बच्चे अपने घर का पता लिख देते हैं। जब आप सही मायने में किसी को पत्र लिखते हैं, तब वहाँ पर घर का पता लिखा जाता है। लेकिन जब परीक्षा पत्र में, परीक्षा भवन में बैठकर आपको कोई पत्र लिखना है, तो उसका हमेशा एक ही पता रहेगा, परीक्षा भवन, क ख ग नगर। उसके पश्चात आता है दिनांक। दिनांक किस तरह से लिखते हैं? परीक्षा भवन, नई दिल्ली या क ख ग नगर। उसके पश्चात दिनांक 15 अप्रैल 2000।
जो भी आप लिखना चाहें। जो आपका दिनांक है, उस दिन का दिनांक है परीक्षा का, वो दिनांक आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नई दिल्ली तब लिखेंगे जब नई दिल्ली पत्र में लिखा हुआ हो कि आप नई दिल्ली से पत्र लिख रहे हैं, तब आप इस नई दिल्ली को लिख सकते हैं। जब प्रश्न पत्र में कोई पता दिया जाता है तब हम पता उल्लेख कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा यही होना चाहिए कि आप पत्र लेखन में पता के स्थान पर परीक्षा भवन क ख ग नगर लिखें। इसके पश्चात आता है पता, दिनांक, दिनांक के पश्चात संबोधन। संबोधन कहते हैं हम किसी को किस तरह से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, अर्थात पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी आदि, आदरणीय चाचा जी, मामा जी, आदरणीय दीदी आदि, प्रिय भाई या प्रिय मित्र आदि। जो आपसे बड़े हैं उनके लिए आप पूज्य और आदरणीय का प्रयोग कर सकते हैं, और जो आपसे छोटे हैं या आपकी उम्र के हैं उसके लिए आप प्रिय का संबोधन कर सकते हैं। चौथा बिंदु आता है शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन की उक्तियां। आप सामने वाले को किस तरह से अभिवादन दोगे? आपने संबोधन तो दे दिया, अब अभिवादन। यदि बड़े हैं तो चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, और यदि आपके बराबर के हैं या आपसे छोटे हैं तो सस्नेह, सप्रेम, नमस्ते। आइए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अब आता है आपका मुख्य बिंदु, विषय वस्तु। इसे पात्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें और विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी से लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा आदि का पता चलता है। विषय वस्तु, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आप कैसी सोच रखते हैं, आपकी भाषा क्षमता कैसी है, आपके शब्दों का चयन कैसा है, ये सभी विषय वस्तु के अंतर्गत पता चलता है। इसके बाद आता है समापन निर्देश। पत्र समापन से पहले आत्मीय जनों के विषय में आदर, सम्मान आदि का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे घर में सभी को नमस्ते, छोटों को प्यार। संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका या स्नेहाकांक्षी आदि। स्नेहाकांक्षी का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो कहते हैं स्नेह आकांक्षी, स्नेह की आकांक्षा रखने वाला। स्नेह की आकांक्षा हम किससे रखते हैं? जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है, तो हम वहाँ पर यह शब्द भी लिख सकते हैं, स्नेहाकांक्षी, अर्थात आपसे स्नेह की आकांक्षा रखने वाला। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पर। प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका बाहरी तरीका क्या होना चाहिए लिखने का? जैसा कि मैंने आपको बताया, अंगों के माध्यम से परीक्षा भवन, क ख ग नगर, दिनांक, उसके पश्चात संबोधन, संबोधन के पश्चात अभिवादन, अभिवादन के पश्चात विषय वस्तु, जिसे आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, कल आपका पत्र मिला। अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, यह जानकर अति प्रसन्नता हुई।
उसके पश्चात आप जो भी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, जिस लिए आप पत्र लिख रहे हैं, उन सभी बातों को विषय वस्तु के अंतर्गत लिखा जाता है। अंत में समापन। आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को स्नेह। आपका प्यारा अबस। इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि जब आप नगर का नाम क ख ग लिख रहे हैं तो अपना नाम हमेशा बदलकर अ ब स या च छ ज इस तरह से लिखा जाना चाहिए। नगर का नाम भी क ख ग और आपका नाम भी क ख ग, तो यह सुनने में और देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा परीक्षा भवन, क ख ग नगर, नगर का नाम और आपका नाम, इन दोनों में अंतर होना अनिवार्य है। आपको ना ही अपना पता लिखना है और ना ही अपना नाम लिखना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंग। शीर्ष, इसका भी शीर्ष वैसे ही लिखा जाता है, परीक्षा भवन। यदि आप किसी विद्यालय को लिख रहे हो या किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो इस तरह से बिंदु पॉइंट आउट करके लिखकर विद्यालय लिख सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी विद्यालय का नाम लिखना नहीं होता है। आपको अपने विद्यालय का तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं करना होता है, इसीलिए आप इस तरह से बिंदु बनाकर विद्यालय लिख सकते हो। फिर वही क ख ग नगर, हमने ना अपने विद्यालय का उल्लेख करना है ना ही अपने नगर का उल्लेख करना है। इसके पश्चात यदि आप संपादक को लिख रहे हो तो संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स या क ख ग नगर, इस तरह से उसका पता आ गया। यदि आप किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य जी, बिंदु, विद्यालय, क ख ग नगर। यदि आप किसी प्रबंधक को लिख रहे हो, प्रबंधक, बिजली विभाग, क ख ग नगर। देखिए कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह किस नगर से संबंधित है। हमें अपने पत्र में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने नगर का उल्लेख नहीं करना है। इसके पश्चात संबोधन। औपचारिक पत्रों में संबोधन के लिए महोदय किसी पुरुष के लिए और महोदया स्त्री के लिए उल्लेख किया जाता है, श्रीमान और मान्यवर। पत्र का कलेवर अर्थात विषय वस्तु। विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ का अर्थ होता है कि आप पत्र को प्रारंभ कैसे करेंगे। प्रारंभ करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रारंभ करते हुए आपको यह बताना है कि आप यह पत्र क्यों लिख रहे हैं। यदि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो प्रारंभिक वाक्य परिचयात्मक होगा। परिचयात्मक अर्थात मैं क ख ग नगर का निवासी हूँ और आपको इस विषय की तरफ संकेत करना चाहता हूँ। आगे आपको जो भी विषय लिखना है। यदि किसी पत्र के उत्तर में लिखा जा रहा है, आपको कहीं से कोई पत्र आया है, कोई कार्यालयी पत्र आपको आया है और उसका उत्तर आप दे रहे हो, तो आपको उस पत्र का भी उल्लेख इस बिंदु में करना है। तो आप पूर्व पत्र की संख्या, तिथि, विषय आदि का संदर्भ बताते हुए इस प्रारंभिक भाग को प्रारंभ करेंगे। उसके पश्चात आता है मध्य भाग। मध्य भाग में पत्र लेखक उन सब बातों का उल्लेख करता है जिन्हें वह पत्र के द्वारा बताना चाहता है। जो भी आप पत्र से संबंधित लिखना चाहते हैं वह मध्य भाग में ही लिखा जाता है। अंत में आता है समापन।
यह पूरे पत्र का निष्कर्ष होता है, निचोड़ होता है। अतः जो कुछ पत्र के मध्य भाग में लिखा गया है उसी का सार या संक्षिप्त रूप यहाँ पर 1-2 पंक्तियों में आना चाहिए। समापन के वाक्य इस प्रकार के हो सकते हैं जैसे बिजली मीटर बदलवाए जाने का आदेश तत्काल जारी करें, पत्र का उत्तर तत्काल भेजें, हमारे अनुरोध पर जो भी कार्रवाई की गई हो उससे तत्काल अवगत कराएं। अब आगे स्वनिर्देश अथवा समापन। इसमें क्योंकि वह आपका व्यक्तिगत परिचित व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर लिखेंगे भवदीय या उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी अर्थात उत्तर का अपेक्षी, उत्तर चाहने वाला। अंत में हस्ताक्षर। परीक्षा पत्र के अंतर्गत छात्र ना तो हस्ताक्षर ही करेंगे और ना ही नाम ही लिखेंगे, वे क ख ग अ ब स लिख सकते हैं। दिनांक, हस्ताक्षर के नीचे दिनांक लिखा जाता है। इस विषय को लेकर हमेशा विद्यार्थियों में यह बात रहती है कि हमें दिनांक कहाँ लिखना है। आप देखिए, अनौपचारिक पत्र में हमने दिनांक लिखा था ऊपर और औपचारिक पत्र में दिनांक लिखना है नीचे। मैंने आपको अभी अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी दिखाया था। इसे मैं पुनः दिखाना चाहूँगी। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जिसमें हमने दिनांक ऊपर दिखाया था। इस बात को लेकर हमेशा बच्चे यही सोचते हैं कि हमने दिनांक कहाँ लिखना है, अनौपचारिक पत्र में ऊपर और औपचारिक पत्र में नीचे। औपचारिक पत्र का प्रारूप जैसा कि शीर्ष बिंदु था परीक्षा भवन, क ख ग नगर, प्रधानाचार्य जी, अ ब स विद्यालय, क ख ग नगर। विषय का उल्लेख होना अति आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में दिनांक के पश्चात सीधा संबोधन, अभिवादन और विषय वस्तु आ जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र में आपका पता, सामने वाले का पता, उसके पश्चात विषय अवश्य लिखा जाता है, फिर संबोधन और फिर उसके पश्चात आपकी विषय वस्तु। विषय वस्तु सविनय निवेदन है कि ऐसा लिखा जाता था, लेकिन आज भी लिखा जाता है। सिर्फ कहाँ? प्रधानाचार्य जी को, जो आपसे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो प्रधानाचार्य जी से संबंधित हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप सविनय निवेदन करेंगे। सविनय निवेदन है कि। इसके पश्चात समापन में आपकी अति कृपा होगी और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य च छ ज कक्षा 10वीं दिनांक, जिस दिनांक को आप परीक्षा दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर हमने नगर, विद्यालय और अपने नाम में अंतर स्पष्ट किया है। यह कदापि ना करें कि परीक्षा भवन क ख ग नगर, प्रधानाचार्य जी क ख ग विद्यालय और आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। यह ना सुनने में अच्छा लगता है और ना ही देखने में, और ये त्रुटिपूर्ण भी होता है। इसलिए जब हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों के प्रारूप को मन में रखते हुए पत्र लेखन का कार्य करते हैं तो हमारी त्रुटियां कम से कम होती हैं और हमें पत्राचार में, पत्र लेखन में पूर्ण अंक प्राप्त हो सकते हैं। आवश्यक है अपनी भाषा का ध्यान रखना, अपने विषय वस्तु का ध्यान रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना और व्याकरणिक गलतियों का
कम से कम करना। यदि व्याकरणिक गलतियां आपकी कम से कम होंगी तो आप पत्र में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।